हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास की परिभाषा जानेंगे, समास के उद्देश्यों को पढ़ेंगे और समास के सभी 6 भेदों को पढ़ेंगे और इसके पहचानने की ट्रिक्स वगैरह को हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समास को पढ़ेंगे, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में हमारे समास से क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपने एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको दोबारा समास पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना समय ना गंवाते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। समास समास किसे कहते हैं? तो जो समास होता है इसमें हम लोग इसके उद्देश्यों को पढ़ेंगे, परिभाषाओं को पढ़ेंगे, उसके बाद सभी 6 भेदों को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है समास की विस्तृत परिभाषा को देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनता है। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? एक नया शब्द बनता है, जो कैसा होता है? संक्षिप्त होता है, सारगर्भित होता है और अर्थपूर्ण शब्द बनाना क्या है? समास कहलाता है। यानी हम 2 शब्दों को मिलाएंगे, उससे क्या बनेगा? एक नया शब्द बनेगा और वह नया शब्द कैसा होगा? नया शब्द जो होगा संक्षिप्त होगा, यानी छोटा होगा, सारगर्भित, यानी वह आपको छोटा होकर के भी एक बहुत बड़ा अर्थ दे रहा होगा। ठीक है, और इसको क्या बनाना पड़ता है? इससे अर्थपूर्ण शब्द बनाना ही क्या होता है? समास कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? समास में वाक्य छोटा और प्रभावी बनता है। कैसा बनता है? वाक्य छोटा और प्रभावी बनता है। अर्थ बिना बदले संक्षिप्त हो जाता है। यानी अर्थ क्या होता है? बिना बदले संक्षिप्त हो जाता है, छोटा हो जाता है। बस मतलब क्या है? हमारा जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, सेम वही रहता है, बस वो छोटा हो जाता है। यानी उसको लिखने का जो ढंग हो जाता है वह छोटा हो जाता है। इससे क्या होता है? भाषा सुंदर हो जाती है और संभ्रांत होती है। यानी भाषा कैसी होती है? सुंदर होती है और समझने के योग्य होती है। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण की तरफ देखेंगे तो एक शब्द आपको दिया गया, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र यहाँ पे देखेंगे 3 शब्दों में लिखा हुआ है शब्द है। ठीक है, तो हम जब इसको समास करेंगे, इसका जब समास करेंगे तो क्या हो जाएगा? संक्षिप्त रूप हो जाएगा इसका राजपुत्र। यानी राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र हम कह देंगे तब भी राजा का पुत्र ही होगा, और अगर हम राजा का पुत्र कहेंगे तब भी राजा का पुत्र होगा, और राजपुत्र कह देंगे तब भी राजा का पुत्र ही होगा। जैसे नीला कमल, नीला कमल, नीला कमल मतलब नील कमल, इसका भी मतलब सेम है, इसका मतलब सेम है, बस समास में क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? संक्षिप्त हो जाता है, छोटा रूप हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे समास बनाने का मुख्य कारण या उद्देश्य क्या होता है। समास बनाने का मुख्य कारण या उद्देश्य क्या होता है? यानी जब जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तभी हम किसी नई चीज को सीखते हैं, नई चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। यानी क्या होता है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमने अक्सर पढ़ा होगा किताबों में, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। किसी भी एक वाक्य को, किसी भी एक सेंटेंस को बहुत लंबा ना लिख करके उसका अगर समासिक विग्रह कर देंगे या समासिक रूप बना देंगे तो उससे क्या हो जाती है? भाषा हमारी सरल और सहज हो जाती है और छोटी हो जाती है। इसीलिए हमको समास को पढ़ना पड़ता है और समास को जानना पड़ता है। ठीक है, तो समास का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मुख्य कारण होता है, भाषा को संक्षिप्त बनाना। ठीक है, और क्या होता है? वाक्यों में सुंदरता लाना। इससे क्या होता है? वाक्य सुंदर हो जाता है। यानी मैं अगर कहूँ राजा का पुत्र तो इतना मुझे लिखना पड़ेगा। मैं कह दूं राजपुत्र, अच्छा लग रहा है, ज्यादा सुन के अच्छा लग रहा है, लिखने में भी शॉर्ट हो गया और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से 2 वाक्यों में 2 शब्दों का संयुक्त भाव व्यक्त करना ही क्या है? इसका उद्देश्य होता है। साहित्यिक भाषा को प्रभावशाली बनाना। यानी साहित्य में एक राजा का बेटा था, ऐसे तो एक राजपुत्र था, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। यानी भाषा की भाव भंगिमा को बना देता है और भाषा को खूबसूरत बना देता है और सुनने योग्य बना देता है। इसीलिए हम समास का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे समास के कुल कितने भेद होते हैं। आप लोगों ने अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो दोबारा आपको समास पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो समास की जो बेसिक चीजें होती है, जो ट्रिक्स होता है, जो परिभाषा होती है, अगर आपने एक बार अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो आपके लिए समास चुटकियों का खेल हो जाता है। तो समास के कुल कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, हम एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको देखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अतद्वब। हमको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है समास को अतद्वब। अतद्वब से अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और एक दो क्या होता है? द्वंद्व का ही दूसरा रूप होता है, एक होता है द्विगु हो जाता है, उसके बाद कर्मधारय हो जाता है। ठीक है, द्विगु और
कर्मधारय, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो समास याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो पहला भेद होता है समास का, अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या होता है द्विगु समास, और तीसरा होता है द्वंद्व समास, और चौथा जो होता है बहुब्रीहि समास है। उसके बाद पांचवा कर्मधारय समास, और छठवां क्या है तत्पुरुष समास है। और इन समास के बारे में हम लोग एक एक समास का बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे और उसके ट्रिक्स को जानेंगे कि हम समासिक पद कैसे करेंगे, विग्रह कैसे करेंगे और समास को पहचानेंगे कैसे। इन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे आगे। तो अव्ययी भाव पर समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास का पहला पद अव्यय हो और समस्त पद अव्यय के रूप में कार्य करे वही क्या है? अव्ययी भाव समास। हमें इतनी बड़ी परिभाषा नहीं रटनी है, सीधा सीधा हमको ट्रिक्स देखना है। ट्रिक्स क्या देखनी है? इसकी ट्रिक्स हमको देखनी है कि अव्ययी भाव समास में क्या होगा? उपसर्ग लगा होगा। क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा, अव्यय लगा होगा शुरुआत में। अभी इसके एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी इसमें क्या, इसकी पहचान क्या होती है? पहला पद अव्यय होता है, जैसे बिना, प्रति, अधि, ऊपरी, सदैव इत्यादि अर्थ एक ही भाव में आता है। यानी सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि उपसर्ग वगैरह लगा होगा तो उससे हम समझ लेंगे क्या है कि ये अव्ययी भाव समास है, अव्यय लगा होगा। ठीक है, अब इसका विग्रह हम देखेंगे कि जैसे बिना बोले यानी बोले बिना, प्रतिदिन। अब यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे आपको उपसर्ग की तरह दिख रहा है ना, अव्यय है, उपसर्ग है, उपसर्ग की तरह दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये हर दिन, प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन। यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे आपको क्या मिला? अव्यय मिला। यानी तो इसी वजह से क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, बिना सोचे, ऊपर लिखित, सदैव, सत्य, प्रतिवर्ष, ये सब क्या हो जाते हैं? जैसे यथा हो गया, यथा संभव हो गया। ठीक है, यथा संभव हो गया। और एक चीज इसमें और समझना पड़ता है हमको, जब किसी शब्द की रिपीटिशन की जाती है, यानी किसी शब्द को बार बार दोहराया जाता है, इसमें जैसे दोहराया जाता है, जैसे कि मैंने क्या किया, सेम शब्दों को दोहराना, दिनों दिन, रातों रात, ये सब क्या हो जाता है? ये सब भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा द्विगु समास है, इस समास की जो परिभाषा होती है, जिस समास का पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची होता है, जैसे एक, द्वि, त्रि, सप्त आदि। और इसकी पहचान क्या होती है? पहला शब्द कैसा होता है? पहला शब्द अक्सर बहुवचन अर्थ देता है। कैसा देता है? अक्सर बहुवचन अर्थ देता है। इतना आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, केवल आप इतना जानिए कि जिस समास की शुरुआत जो है संख्यावाची से होता है वह कैसा होता है? द्विगु समास होता है। और थोड़ी सी बारीकी आपको यह भी समझना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दो शब्द और दो समास को मिलाया गया, दो शब्दों को मिलाकर जो समास बन रहा है, कहीं वो तीसरा अर्थ तो नहीं दे रहे हैं। जब अगर वो तीसरा अर्थ प्रदान करने लगेंगे तो वहां पर तुरंत क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जैसे इसमें विग्रह करेंगे तो द्विगु में हमने क्या बोला? संख्यावाची। कैसा? संख्या प्रतीत होगी। यहाँ पर कैसी प्रतीत होगी? संख्या प्रतीत होगी। जैसे सप्त सागर यानी सात सागर। सप्त सागर मतलब सात सागर। त्रिलोकी यानी तीन लोग। कैसा? त्रिलोकी मतलब तीन लोग होता है। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से जो हमारा उदाहरण है, द्वाराज, सप्तऋषि, त्रिलोक, अष्ट सिद्धि, क्या है? इन सभी में संख्या का वर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? संख्या का वर्णन हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है विरोध। द्वंद्व का मतलब नहीं, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, आपने हम राणा के वंशज हैं, भाला फेंक जहां तक जाए। यानी द्वंद्व का मतलब क्या है? एक युद्ध का भाव निकल कर आ रहा है सामने। क्या आ रहा है? एक युद्ध का भाव निकल कर सामने आ रहा है, यानी विरोधाभास निकल कर आ रहा है। ठीक है, यानी जो इसकी परिभाषा होती है, जिस समास में दोनों पद समान महत्व रखते हैं और संयुक्त रूप से दोनों का अर्थ बना रहे। हम सीधा सीधा इसमें यह भी कह सकते हैं कि द्वंद्व समास में विलोम का यूज होता है, यानी विलोम शब्दों का यूज होता है, यानी एक दूसरे से विरोध दिखाएंगे और बीच में एक योजक चिन्ह होगा। ये सब क्या है? इसके समझने की ट्रिक्स होती है और इसके पहचानने का जो तरीका होता है, दोनों शब्द कैसे होंगे? दोनों शब्द बराबर होंगे। जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में योजन लग जाएगा, एक योजन का चिन्ह, योजक का चिन्ह लग जाएगा, तो आपका ये द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे रात दिन हो गया, क्या है? विलोम शब्द दिखाता है, यहाँ पे भी बीच में योजक चिन्ह लग जाता है, क्या हो जाता है? ये हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें बीच में और लगा होता है, दोनों शब्द बराबर होता है और विग्रह में और लग जाता है इसमें। ठीक है, जैसे राम लक्ष्मण, यहाँ पे जैसे है क्या?
राम लक्ष्मण, यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा, योजक चिन्ह के जगह पे और लग जाता है। ठीक है, अब यह इसी को अगर हमको देखना है कि समास इसका क्या होगा राम और लक्ष्मण का, तो बीच से और गायब करके बीच में हम योजक चिन्ह लगा देते हैं। इसका उदाहरण क्या है, दिन रात, मैंने आपको बताया था दिन रात, खाना पीना, लड़के लड़कियां, देव दानव, क्या है इसमें विरोधाभास दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, विरोधाभास दिख रहा है, या फिर हम कह सकते हैं विलोम हमको दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास की जो परिभाषा होती है, जिस समस्त पद का अर्थ दोनों पदों से न निकलकर किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु पर लागू हो, वह क्या है, बहुब्रीहि समास। इसीलिए हमने क्या कहा ना कि इसमें बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दो शब्द आपको दिए जाएंगे, यानी दो ऐसे समासिक पद होंगे जिनको जोड़ करके कोई तीसरा अर्थ निकलता है, यानी जो तीसरा शब्द बन के आता है उसका अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे क्या, नीलकंठ, नीलकंठ क्या निकल के आ रहा है, नीलकंठ, यानी कंठ किसका नीला होता है, कंठ नीला होता है किसका, भगवान शिव का। तो यानी किसके किसके बारे में बात की, भगवान शिव के बारे में बात की, यानी इन दोनों का अर्थ यानी नील और कंठ को मिलाकर के नीलकंठ बना, जो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो शंकर जी को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, इसमें इसीलिए हमने पढ़ा जिस समस्त पद का अर्थ दोनों पदों से न मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु पर लागू हो जाए, वही क्या है, बहुब्रीहि समास होता है। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान हम देखेंगे, अर्थ में ना का भाव होना, यानी जिसका ऐसा हो, जैसे नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, जिसका ऐसा हो मतलब नीलकंठ, जिसका कंठ नीला। हमने अभी पिछला एग्जाम्पल देखा ना नीलकंठ का, जिसका कंठ नीला हो, यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या, अर्थात शिव जी। किसकी बात की जा रही है, अर्थात शिव जी। हमने तो इस शब्द का क्या किया, हमने क्या किया, समासिक विग्रह किया, जिसका कंठ नीला हो, और जिसका कंठ नीला हो जैसे हमने कहा वैसे तुरंत किस पे इंडिकेट कर दिया, शिव की तरफ इंडिकेट कर दिया। तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा बहुब्रीहि समास। अब इसमें हम देखेंगे आगे, अभी हम कर्मधारय समास भी जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, इस चीज को अच्छे से आप क्लियर कर लोगे तो कंफ्यूजन आएगा नहीं। अब हम कर्मधारय समास की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। क्या, किसका प्रयोग होता है, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी एक जो पद होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे इसी नीलकंठ को ही देख लीजिए आप, यानी कंठ की विशेषता कैसी है कि वह नीला है, कंठ की विशेषता क्या बता रहा है कि कंठ नीला है। तो इससे हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये कर्मधारय भी तो हो सकता है, लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे भी कहा है कि जब भी किसी तीसरे का अर्थ अगर शो कर दिया, किसी तीसरे की तरफ अगर इशारा कर दिया, तो वह कर्मधारय समास ना होकर के बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और इस सिचुएशन में हमको सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देनी है, बहुब्रीहि समास को देनी है। किसको देनी है, सबसे ज्यादा वैल्यू हमको बहुब्रीहि समास को देनी है। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अब जैसे होता है चक्रधर, चक्रधर अर्थात किसकी बात की जा रही है, चक्र है, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन, कृष्ण जी। कौन, अर्थात कृष्ण। किसकी बात की जा रही है, कृष्ण की बात की जा रही है। ठीक है, पंचमुख, मुख कैसा है, पांच प्रकार का मुख है। अब आपको यहां से एक चीज और भी समझ में आएगी, एक डाउट आएगा, पंचमुख में क्या है, पंचमुख में आपको ये भी लगेगा ये तो संख्यावाची दिख रहा है, आगे संख्यावाची तो इसका मतलब द्विगु समास होगा। लेकिन नहीं, आप द्विगु समास तब कहते जब इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल के आता, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, ऐसा कोई देवता नहीं होता, ऐसी कोई वस्तु एग्जिस्ट नहीं कर रही होती जिसके पांच मुख नहीं होते। उस सिचुएशन में हम क्या कहते, उस सिचुएशन में हम इसको द्विगु समास कहते हैं। और हम जैसे ही पंचमुख कह रहे हैं वैसे ही ब्रह्मा का नाम आ जा रहा है। किसका नाम आ जा रहा है, ब्रह्मा का, यानी उनके भी तो पांच मुख है। तो सीधा सीधा इंडिकेट किसकी तरफ कर रहा है, इशारा किसकी तरफ कर रहा है, ब्रह्मा की तरफ इशारा कर रहा है। और ब्रह्मा की तरफ इशारा करने की ही वजह से इसको हम लोग बहुब्रीहि समास कह देते हैं, वरना ये क्या हो जाता, ये हो जाता द्विगु समास। ठीक है, अब हम पीतांबर की बात करते हैं, पीला अंबर, पीतांबर। अब पीतांबर शब्द से एक चीज और डाउट क्लियर आ जाए, डाउट बनेगा फिर से कि पीला अंबर, अंबर कैसा है, पीला है, यानी अंबर की विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब कर्मधारय होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। अब पीतांबर, पीतांबर किसको कहते हैं, पीतांबर कौन पहनता है, पीतांबर अर्थात कौन पहनता है, विष्णु पहनते हैं। पीतांबरधारी कौन है, विष्णु है, तो यानी विष्णु की तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। आई होप कि आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग कर्मधारय समास की बात करते हैं। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, ये तत्पुरुष समास का क्या होता है, उपप्रकार होता है। जैसे मैंने बताया था ना, तत्पुरुष के उपप्रकार होते हैं। कर्मधारय समास हो गया आपका, उसके बाद द्विगु समास हो गया। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा संज्ञा और दोनों ही एक ही वस्तु का बोध कराएं, वही क्या है, तत्पुरुष कर्मधारय समास। हमने बताया था ना, विशेषण और विशेष, जहाँ विशेषण लगा होगा और जो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कुछ भी हो, वो अपने आप विशेष से हो जाता है। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है, इसमें क्या होता है, गुण होती है और प्लस संज्ञा होती है, यानी विशेषता होती है। गुण मतलब किसी के आप, विशेषण क्या होता है, किसी की विशेषता बताना, यानी किसी व्यक्ति के आप गुणों को जान रहे हैं, वही क्या है, वही आपकी विशेषता या विशेषण कह सकते हैं कि यह व्यक्ति इस चीज में विशेष है। यानी दोनों एक ही वस्तु की तरफ इशारा करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल नीलकमल, नीलकमल मतलब आपको बताया था किसमें, आपको कर्मधारय समास में भी मैंने इस चीज को जिक्र किया था। कर्मधारय में बताया था नीलकमल, ठीक है, नीला है कमल। अब आगे हम बात करते हैं। अब जैसे नीलकमल में क्या है, नीला कमल, क्या है, नीला कमल। कमल की विशेषता कैसी है, कमल क्या है, नीला है। कमल कैसी है, कमल जो है नीला है। अब उदाहरण आगे देखेंगे। महापुरुष का मतलब महान पुरुष, महान पुरुष, महान पुरुष। अब इसको देखेंगे, महान पुरुष, महान पुरुष का मतलब कि ऐसा पुरुष जो महान हो, पर किसी की तरफ इशारा तो कर नहीं रहा, पुरुष की विशेषता ही तो बता रहा है केवल। पुरुष की विशेषता कैसी है कि पुरुष महान है। कमल नयन, नयन की विशेषता कैसी है कि वो कमल जैसा है। गौरांग, अंग कैसे हैं, गोरे हैं, अंग कैसे हैं, गोरे हैं। कृष्ण वर्ण, वर्ण कैसा है, काला है। कृष्ण का मतलब होता है काला, वर्ण कैसे हैं, काले हैं। तो इसका मतलब जो है, इन सभी उदाहरणों में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर किसी न किसी की, यहाँ पर अंग की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर वर्ण की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ नयन की विशेषता बताई जा रही है, और यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कर्मधारय समास समझते हैं। अब आगे देखेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। तो जो तत्पुरुष समास होता है, इसकी जो परिभाषा होती है, जिस समास में दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद प्रधान हो और विग्रह में का, के, की, से, में, पर आए। इसका मतलब इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका होता है, कारक चिन्ह या विभक्तियों का प्रयोग होता है, वही क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। यानी जब हम समासिक विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, समास का प्रसार करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बीच में हमको कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का उसमें दिखेगा, हमको कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह दिखेगी, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यह क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। जैसे इसमें क्या होता है, अंतिम शब्द का अर्थ अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे इसका विग्रह करेंगे, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। राजपुत्र का क्या मतलब है, राजा का पुत्र, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, हमने इसको डिफाइन किया राजपुत्र को, तो इसका मतलब राजा का पुत्र। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे विभक्ति दिख गई, यहाँ पे का, ठीक है, का, की, के, में, पर, ये सब क्या विभक्ति चिन्ह ही तो है, ठीक। अब जैसे अगला उदाहरण है, राजा पुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसमें भी आ गई विभक्ति। देवालय, देव को आलय, यहाँ पे भी कर्ता ने कर्म को यानी कर्म तत्पुरुष आ गया, क्योंकि उसकी कर्म की विभक्ति जो होती है वो को होती है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश यानी अधिकरण में पर, गृह में प्रवेश यानी अधिकरण तत्पुरुष हो गया। वनवास, वन को वास यानी वन को वास, ठीक है, वन को वास, यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह दिख गया। यानी इसका मतलब हो गया कि जो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सब सारे जो उदाहरण दिए गए हैं, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब जो है आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। अब कुछ पॉइंट्स की हम बात करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अक्सर परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। जैसे समास का विग्रह। अब जैसे समास को अलग अलग शब्दों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। यानी समास विग्रह का मतलब क्या होता है, समास को अलग अलग शब्दों में तोड़ना। और समास का प्रधान पद का मतलब जिस पद पर समस्त अर्थ टिका वही क्या है, वही पद होता है प्रधान। अब कर्मधारय की बात करते हैं, यानी तत्पुरुष का ये क्या है, उपप्रकार इसको भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हमें विशेषण और संज्ञा से बनता हुआ एक शब्द मिलता है। अब आगे बात करते हैं बहुव्रीहि समास में। इसमें तीसरे व्यक्ति का इसमें रोल होता है, यानी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाता है। समास का अर्थ किसी तीसरे पर जाए तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। अब समास पहचानने की जो मास्टर ट्रिक हमने बनाई है, उस चीज को हम लोग देखेंगे कि पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा तो अव्ययी भाव समास,
ठीक है। और पहला पद क्या होगा, संख्या होगा तो द्विगु समास, और दोनों पद क्या होगा, समान होगा तो वहां पर द्वंद्व आ जाएगा, या विलोम भी कह सकते हैं, यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से विलोम भी कह सकते हैं। अर्थ तीसरे व्यक्ति पर चला जाए तो वहां बहुव्रीहि समास हो जाता है। गुण और संज्ञा आ जाए तो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास हो जाता है। अब दूसरा पद अगर प्रधान हो जाता है तो वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। अब कुछ हमको उदाहरण देखना है जो हमारा सुपर रिवीजन सेट हमने बनाया है। नीलकंठ का क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, नीलाकंठ, नीलाकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ, यानी किसके तरफ इशारा कर रहा है, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, तो यह बहुव्रीहि भी होगा। और क्या, नीलकंठ, कंठ की विशेषता बता रहे तो कर्मधारय भी होगा, लेकिन जब तीसरे की तरफ इशारा कर दिया तो उस सिचुएशन में बहुव्रीहि सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, और बहुव्रीहि ही सही हो जाता है, ठीक है। अगली बात करेंगे, नीलकमल। कमल कैसा है, कमल नीला है, यानी कमल की विशेषता कैसी है, नीला है, इसलिए कर्मधारय समास है। बिन बोले, बिन बोले यहाँ पे अव्यय का प्रयोग हुआ है, बिन यानी अव्ययी भाव समास है। दिन रात, द्वंद्व की बात हो गई, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, जब इसको विग्रह करेंगे तो दिन और रात हो जाएगी, ये द्वंद्व समास हो गया। सप्तऋषि, यानी सप्तऋषि यहाँ पर संख्यावाची है, संख्यावाची है तो द्विगु समास हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं राजपुत्र। हम इसका जब सामासिक विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र हो जाएगा, राजा का पुत्र हो जाएगा, यानी कारक विभक्ति का चिन्ह यहाँ पर शो हो रहा है तो इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौरी शंकर, गौरी शंकर एक तरफ इशारा कर रहा, तीसरे की तरफ इशारा कर रहा, इसीलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देव मानव, देव मानव क्या हो जाता है, देव और मानव, देव मतलब देवता और मानव, यहाँ पे विरोधाभास दिख रहा है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद बीच में योजक चिन्ह लग जाएंगे, फिर हम और लगा देंगे देव और मानव, तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। अब जलपान, जल का पान यानी जल का पान करना, यानी यहाँ पे भी विभक्ति चिन्ह दिख रही तो तत्पुरुष समास हो गया। कमल नयन, कमल नयन यानी नयन कैसे हैं, कमल के जैसे हैं, नयन कैसे है, कमल के जैसे, यानी कमल नयन की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। तो आज हम लोगों की समास की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। एक बार अच्छे से आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा और एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम में क्यों ना बैठे, चाहे आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, एटलीस्ट आपका एक भी क्वेश्चन समाज से गलत नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी हमारी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।